हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अंतिम चैप्टर, जिसका नाम है मानव बस्ती यानी ह्यूमन सेटलमेंट। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 9 चैप्टर को कवर किया है, यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पार्ट 1 जो ज्योग्राफी का बुक है उसमें टोटल 10 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें से 9 चैप्टर को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो ये लास्ट चैप्टर है मानव बस्ती, और मानव बस्ती के अंतर्गत जितने सारे थ्योरी दिए गए हैं, जितने सारे पॉइंट हैं, वो सभी चीज को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। और ये पार्ट 1 जो बुक है आपको पूरा तरह से विस्तार पूर्वक पढ़ना है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि टोटल 9 चैप्टर जो पढ़ाया गया है काफी इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट चैप्टर है। जैसे लास्ट चैप्टर एंड होगा फिर सेकंड बुक में हम लोग इन करेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत मानव बस्ती के अंतर्गत जितने सारे पॉइंट दिए गए हैं, जितने सारे थ्योरी हैं, सारे पॉइंट को सारे थ्योरी को हम लोग कवर करेंगे। आपके पास अगर नोट नहीं है इस चैप्टर का तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और सभी चीज को नोट करेंगे, अन्यथा फिर वीडियो देखने का, क्लास करने का कोई फायदा नहीं होगा, आपका टाइम लॉस होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप एक समय के बाद भूल जाएंगे ना, नहीं रख पाएंगे क्लास करके या फिर वीडियो देख करके, बहुत समय तक आप याद नहीं कर पाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए नोट करना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये जज करना है कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में। तो इस अध्याय के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत मानव बस्ती के बारे में पढ़ेंगे। उपनगरीकरण क्या होता है, बस्तियों का वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है। बस्तियों को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी बस्तियां जो बस्ती है कौन कौन कारक पर, कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। नगर तथा नगरों का वर्गीकरण किस प्रकार करना है, ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी अवधारणाओं को विस्तार पूर्वक इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको समझना है कि मानव बस्ती क्या है, यानी ह्यूमन सेटलमेंट। चैप्टर का नाम ही है मानव बस्ती। ठीक है। तो मानव बस्ती एक ऐसा स्थान या फिर ऐसा जगह होता है जो अस्थायी रूप से बसा हुआ रहता है। अस्थायी मतलब परमानेंट, अस्थायी रूप से बसा हुआ रहता है। वहां आदमी बसे हुए रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। घर होता है सबका, पक्का मकान नहीं होता है, मतलब एक तरह से कच्चे मकान होते हैं। ठीक है। बसा हुआ हो, मानव बस्ती कहलाता है। ठीक है। सिंपल सा एक परिभाषा, सिंपल सा एक लाइन में आप बोल सकते हैं, जो समय और स्थान के साथ लगातार बसती है। समय और स्थान यानी स्थान बढ़ते जाता है, स्थान मतलब बस्तियों का जो क्षेत्रफल है, आकार जो है वह बढ़ते जाता है। ठीक है। समय और स्थान के अनुसार, क्योंकि समय और स्थान के अनुरूप होता है। यहाँ मकानों के स्वरूप बदला जा सकता है, उनके कार्य बदले जा सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि मानव बस्ती में जो घर बनाए जाते हैं, जो मकान बनाए जाते हैं, वो कच्चे मकान बनाए जाते हैं। ठीक है। क्या कच्चे मकान के स्वरूप को, क्या उसके आकार को, उसके मतलब उसके रूप को बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। अगर पक्का मकान एक बार में बन गया तो उनको थोड़ा सा तोड़ना मुश्किल होता है, बदला तो जा सकता है लेकिन इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कहीं मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं, एक तरह से बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन कच्चे मकान के स्वरूप को अचानक बदल सकते हैं, जब मन चाहे जो रूप में उसको मतलब ढाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ मकानों का जो स्वरूप है उसको चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, और उनके कार्य बदले जा सकते हैं। यानी मानव बस्ती में जो लोग रहते हैं वो प्राथमिक कार्य में जनरली लगे हुए रहते हैं, लेकिन उनके कार्य को भी बदला जा सकता है। ठीक है। वो है आपका मानव बस्ती। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है, ठीक है, मानव बस्ती समझ लिए। अब चलिए उप नगरीकरण के बारे में आपको पढ़ना है, यानी सब अर्बेनाइजेशन। तो यह एक नवीन आचार व्यवहार है जिसमें मानव शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ और खुले स्थानों में जा रहे हैं। ठीक है। उपनगरीकरण सिंपल सी बात है कि कोई नगर है, यहाँ कोई नगर है, ठीक है, यहाँ इतनी जनसंख्या बसी हुई है, इतनी जनसंख्या बसी हुई है कि यहाँ आदमी को चैन नहीं मिलता है, यानी जनसंख्या जो है उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। आदमी यहाँ रहते हैं एकदम घुटन महसूस करते हैं। लेकिन ये शहर से, यही नगर से थोड़ा सा दूर जाकर के, थोड़ा सा खुला मैदान में, खुला जगह में, जहां मतलब स्वच्छ और खुले स्थान हो, वहां जाकर के अगर बस रहे हैं लोग, वहां जाकर के अगर जनसंख्या बस रही है, तो ये जो जगह कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? उपनगरीकरण कहलाएगा, क्योंकि ये शहर के समीप हो रहा है। यानी बड़े शहर के समीप ऐसे महत्वपूर्ण उपनगर विकसित हो रहे हैं। तो ये बड़े शहर है, बड़े नगर है, यही बगल में क्या हो रहा है? जो नगर विकसित होता है, जो शहर विकसित होता है, उसी को कहेंगे उपनगरीकरण। उपनगरीकरण क्यों अस्तित्व में आया? क्योंकि बड़े बड़े शहर में, बड़े बड़े नगर में जनसंख्या की घनत्व तो ज्यादा है, जनसंख्या मतलब संतुष्टि नहीं पाता उनको, एक तरह से मतलब जो भी सुविधाएं होती है, जो भी गुणवत्ता होती है, जो अच्छे वातावरण होती है, वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण मेन जो शहर है, मेन जो नगर है, उससे थोड़ा सा खिसक करके आगे यानी साइड में जाकर के या फिर बाहर जाकर के बस जाते हैं, जो समीप होते हैं, वो नगर के समीप होते हैं, यानी वो शहर के समीप होते हैं, जो शहर में पहले वो रहते थे। ठीक है। तो वो जो नगर का विकास होगा, वो जो शहर का विकास होगा, वो कौन सा नगर, कौन सा शहर कहलाएगा? उपनगरीकरण कहलाएगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, आपके समक्ष रखा गया है कि बस्तियों का वर्गीकरण। बस्ती क्या होता है इसके बारे में आपने जाना कि बस्तियों का वर्गीकरण आपको करना है, आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा कि बस्ती से आप क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण करें। ठीक है। तो ग्रामीण नगरीय विभाजन, ठीक है, मतलब ग्रामीण नगरीय द्विविभाजन कर सकते हैं। तो ग्रामीण नगरीय द्विविभाजन, चीन और भारत में कई ऐसे ग्राम हैं,
यानी बस्तियां हैं जिनकी जनसंख्या यूरोप, पश्चिमी यूरोप और यूएसए के नगरों से अधिक है। ठीक है, चीन और भारत की अगर बात की जाए, ग्राम की बात की जाए, ग्राम यानी गांव की बात की जाए, ठीक है, विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या यानी शहरों में कम होती, विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या यद्यपि शहरों में कम काम करती है, एक तरह से वर्क करती है, जो भी क्रियाकलाप होती है, जो भी विनिर्माण के क्षेत्र में लगे हुए रहते हैं, करती है, फिर भी वे गांव में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, विकसित देश की बात की जाए, जो अमेरिका, जापान है, ये सब जो देश हैं, ये सब देश में जनसंख्या जो है वो नगरीय क्षेत्रों में काम करती है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो गांव में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ खुला स्वच्छ वातावरण मिलता है, तरह तरह के मतलब जो भी मतलब खुले जो वर्क होते हैं वो कर सकते हैं, वहाँ जगह मिलता है, पर्याप्त स्थान मिलता है। ठीक है, करते हैं। नगरों या शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है। सेकेंडरी वर्क के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग आ जाते हैं। विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत जो भी सारी चीज का निर्माण होता है, जितने सारे चीज का प्रोडक्शन होता है, वो सारे चीज द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत उत्पादन और विनिमय आते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी वर्क और जो टर्सरी वर्क होता है, इसी से रिलेटेड रहता है मुख्य निवासी। कहाँ के निवासी? शहर और नगर के निवासी। ठीक है, संबंधित यानी जबकि ग्रामीण नगरियों का ग्रामीण निवासियों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक क्रियाकलाप, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आ जाएगा? कृषि हो जाएगा, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े हुए रहते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप से के अंतर्गत जितने सारे काम आती है वो सारे कार्यों को करते हैं, जैसे कि मत्स्य पालन हो गया, उसके बाद कृषि, पशुपालन, पशुचारण। ठीक है, ये सारा चीज जो है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ठीक है, बस्तियों का वर्गीकरण आप कर सकते हैं ग्रामीण और नगरीय में। ठीक है, ग्रामीण और नगरीय में बस्तियों का आप वर्गीकरण करेंगे। ग्रामीण जनसंख्या क्या करती है और नगरीय जनसंख्या क्या करती है उसको आप लिख देंगे। ग्रामीण जनसंख्या प्राथमिक वर्ग में जुड़े हुए रहते हैं, प्राथमिक एक्टिविटी में यानी प्राइमरी एक्टिविटी में जुड़ी हुई रहती है, और जो नगरीय जनसंख्या होती है वो द्वितीयक तथा तृतीयक यानी सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटी में लगी रहती है, एक्टिविटी से, क्रियाकलाप से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार आप डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि यूएसए में पेट्रोल पंप को पदानुक्रम में निम्न श्रेणी का काम समझा जाता है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर बात की जाए तो वहां जो पेट्रोल पंप में जो वर्क काम करते हैं, जो भी वर्क होते हैं, उसको निम्न श्रेणी का काम समझा जाता है, लो लेवल का वर्क समझा जाता है, लो लेवल का काम समझा जाता है। लेकिन भारत में इसे नगरीय कार्य के अंतर्गत रखा गया, यानी भारत में जो नगरीय कार्य के अंतर्गत जो वर्क रखा गया है, पेट्रोलियम में काम करना, पेट्रोल पंप में काम करना, वो एक तरह से अच्छे वर्क का, अच्छे लेवल का काम माना जाता है भारत में। लेकिन अमेरिका में, यूएसए में ऐसा नहीं है, वहां उनको लो लेवल का काम माना जाता है। ठीक है, जिसके कारण निम्न श्रेणी का काम समझा जाता है यूएसए में, और भारत में इसे नगरीय कार्य के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, नगरीय कार्य और ग्रामीण कार्य, दो प्रकार के कार्य होते हैं। ग्रामीण कार्य के अंतर्गत ग्रामीण लोग क्या करते हैं? प्राथमिक कार्य करते हैं, और नगरीय कार्य के अंतर्गत जो नगर के लोग होते हैं, जो शहर के लोग होते हैं, द्वितीय और तृतीय कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप डिफाइन देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सुविधाएं विकसित देशों के ग्रामों में उपलब्ध है, वैसी सुविधाएं विकासशील तथा अल्प विकसित देशों के गांव में दुर्लभ है। ठीक है, यानी एक तरह से जो विकसित देश है, जापान, अमेरिका, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब क्या है? विकसित कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। तो ये सब के गांव में, यानी गांव में जो जितनी जितनी सुविधाएं हैं, जितना फैसिलिटी है, तो जितना गांव में फैसिलिटी है उतना यहाँ के विकसित और विकासशील देश है ना, तो यहाँ के गांव में मिलना मुश्किल है। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल है एक तरह से, क्योंकि विकास कर रहा है, अभी पूरा तरह से विकसित नहीं हुआ है। भारत क्या है? विकासशील है। नाइजीरिया क्या है? विकासशील है। ठीक है, उससे बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, अफ्रीकन कंट्री, जो अविकसित के कैटेगरी में आते हैं, अल्प विकसित के कैटेगरी में आते हैं। अफ्रीका के पास पर्याप्त संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी वो विकास नहीं कर पा रहा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पिछले चैप्टर में। ठीक है, ये सारा चीज होता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको करना है कि आकृति के आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण। यहाँ जो आप जो वर्गीकरण किए तो किसके आधार पर? नगरीय और ग्रामीण। और इसमें क्या आपने जो विजन रखा, क्या रखा कि वर्ग यानी प्राथमिक वर्ग के आधार पर, प्राथमिक वर्ग जो होते हैं ग्रामीण के निवासी करते हैं, और द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग जो होते हैं वो नगर और शहर के निवासी करते हैं। तो इस प्रकार आपने बस्तियों का वर्गीकरण कर डाला। चलिए, आपको आकृति के आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण करना है, यानी जो शेप होता है, आकृति के आधार पर बस्ती का अगर वर्गीकरण करेंगे बस्तियों का, तो पहला जो प्रकार होगा उसमें प्रकीर्ण बस्ती होगा, नहीं यानी स्कैटर्ड सेटलमेंट, प्रकीर्ण बस्ती। तो इसमें मकान दूर दूर होते हैं। अगर प्रकीर्ण बस्ती की बात की जाए तो मकान जो होते हैं दूर दूर होते हैं, बीच में सटा हुआ नहीं होता है, बीच में गैप होता है, दूर दूर होते हैं, और अक्सर खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। बीच में खेत होता है, यानी प्लॉट होता है जहाँ कृषि की जाती है। ठीक है, जहाँ कृषि कार्य किए जाते हैं। एक सांस्कृतिक आकृति जैसे पूजा स्थल या बाजार बस्तियों को जोड़ता है, बस्तियों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ मकान है बसा हुआ, यहाँ भी मकान है, यहाँ भी मकान है, यहाँ भी मकान है, यहाँ एक मंदिर बना दिए। ठीक है, यहाँ एक मंदिर बना दिए, या फिर यहाँ एक मस्जिद बना दिए। ठीक है, यहाँ एक
मस्जिद बना दिए, यहाँ एक मंदिर बना दिए, तो ये बीच में जो पूजा स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है, यही क्या करेगा, रोड के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, फिर कच्चे रास्ते के माध्यम से ये सारे बस्तियों को आपस में जोड़ डालेगा। ठीक है, तो एक तरह से कनेक्टिंग का जो काम किया, कौन किया, सांस्कृतिक स्थल किया, सांस्कृतिक आकृति, जैसे पूजा स्थल हो गया, बाजार हो गया, बस्तियों का आकार, बस्तियों को जोड़ने का, एक साथ जोड़ने का कार्य करता है प्रकीर्ण बस्ती में। अब देखिए सेकंड जो प्रकार है, दूसरा जो प्रकार है सनहद बस्ती यानी कंपैक्ट सेटलमेंट। तो सनहद अथवा सघन बस्ती, ये देखिए सघन बस्ती होगा, ठीक है, यानी घना बस्ती। ठीक है, इसमें मकान एक दूसरे के समीप होते हैं, घना तब कहलाएगा। घना बस्ती कब कहेंगे, जहां मकान मतलब सटा हुआ हो, घना हो, यानी डेंसिटी ज्यादा हो। ठीक है, बस बनाए जाते हैं। इस प्रकार की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदान के सहारे होता है। यहाँ रहने वाले समुदाय मिलजुल कर कार्य करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तथा उनके व्यवसाय भी समान ही होते हैं। ठीक है, ये सनहद बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती है। अब चलिए आपको क्या करना है, दो प्रकार के आपने बस्तियों का वर्गीकरण किया, किसके आधार पर, आकृति के आधार पर। दोनों प्रकार को आप याद रखेंगे, पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपके कलम वहां चलनी चाहिए, आपका कलम वहां चलनी चाहिए अगर बोर्ड एग्जाम आपको पूछा जाए। ठीक है, अब चलिए 1951 की, ये सॉरी 1991 की भारतीय जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती की परिभाषा। ठीक है, 1991 में जो जनगणना हुआ था, तो नगरीय बस्ती की परिभाषा क्या है, तो उसके अनुसार हम लोग देखते हैं, सभी स्थान जहां नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड यानी कंटेनमेंट बोर्ड जिसको बोलते हैं, या फिर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमित हो एवं कम से कम 500 व्यक्ति, सॉरी 5000 व्यक्ति वहां निवास करते हो, तो उसी को क्या बोलेंगे, बस्ती बोलेंगे। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, बस्ती बोलेंगे। तथा इसके साथ और भी एक शर्त रखी गई है कि 75% पुरुष श्रमिक और कृषि कार्यों में संलग्न हो, जहां और जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ऐसी स्थानीय क्षेत्र को नगरीय बस्ती कहते हैं। नगरीय बस्ती की परिभाषा दी गई, यानी 1991 में जो नगरीय बस्ती, सॉरी 1991 में जो जनगणना हुआ, जो सेंसस की गई, तो उसी के अनुसार नगरीय बस्ती की यह परिभाषा है कि कम से कम जनसंख्या जो हो 5000 हो। ठीक है, कम से कम जनसंख्या कितना हो, 5000 हो, 400 क्या हो, 400 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ हो, यानी जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ हो, और वहां कम से कम क्या हो, नगर पालिका, निगम हो, छावनी बोर्ड हो, ये सारे चीज वहां उपलब्ध होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, नगरीय बस्ती कहलाएगा। किनके अनुसार, 1991 की भारतीय जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारक है वह भूमि यानी लैंड। ठीक है, मानव उपजाऊ भूमि में कृषि करने के लिए बसते हैं। अगर भूमि उपजाऊ नहीं है या फिर उपजाऊ नहीं है, मतलब अगर वहां खेती नहीं की जा सकती है, कृषि नहीं की जा सकती, मानव क्या उपलब्ध उत्पादन करेगा, क्या मतलब कृषि खेती कर पाएंगे, जब खेती नहीं कर पाएंगे तो खाएगा क्या, पिएगा क्या। ठीक है, ठीक, तो यहाँ उपजाऊ होना जरूरी है। तो मानव वहीं बसेगा जहां मिट्टी क्या है, उपजाऊ है, जहां की भूमि क्या है, उपजाऊ है, कृषि करने के लायक है, वहां मानुष या मनुष्य वहां बसते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के निचले भाग और तटवर्ती मैदानों के बगल में बस्तियां बसाते हैं, क्योंकि यह तटवर्ती मैदान और निचले नदी घाटी के जो भाग होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, जो भाग होते हैं, वहां क्या है कि वहां की मिट्टी उपजाऊ है, वहां की जो कृषि क्षेत्र, वहां की भूमि जो है मिट्टी उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी है, तरह तरह के मतलब जो बाढ़ आती है, पानी आती है, तो वहां क्या लेके आते हैं, मिट्टी, मतलब एक तरह से जो उर्वरक क्षमता होता है वहां बढ़ जाती है, उर्वरक क्षमता उसके बढ़ जाती है, बाढ़ आने के कारण वहां आसानी से खेती की जाती है, एक तरह से आसानी से कृषि की जाती है, आसानी से कृषि उपज हो जाती है, जिसके कारण वहां बस्तियां बसाते हैं। ठीक है, जबकि यूरोप में दलदली क्षेत्र और निचले क्षेत्र में बस्तियां बसाई जाती है। यूरोप की अगर बात की जाए, दलदली क्षेत्र और निचले क्षेत्र में, क्योंकि ऐसे क्षेत्र चावल उत्पादन में सहायक होते हैं। ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि जनसंख्या को संतुष्टि का सबसे बड़ा ये है, मतलब भोज्य पदार्थ है, वो आपका चावल है। ठीक है, चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा जहां होगा, वहां जनसंख्या ज्यादा बसने का प्रयास करेगा, क्योंकि जनसंख्या को वहां बस करके बसना ही नहीं है, सिर्फ बस करके उनकी खेती भी होनी चाहिए, उनकी कृषि कार्य भी होनी चाहिए, अन्यथा फिर वो अपना किसी चीज पर डिपेंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी किसी चीज पर क्या डिपेंड, कृषि पर ही डिपेंड है। आपको पता है कि भारत जो है कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, सॉरी कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राष्ट्र है। ठीक है, अब चलिए सेकंड पॉइंट आपका है जल की उपलब्धता। ठीक है, अब जहां जल नहीं होगा, क्या वहां जनसंख्या बसेगी, नहीं बसेगी, सिंपल सी बात है। जहां जल आसानी से उपलब्ध हो, जहां जल की उपलब्धता आसानी से हो जाए, वहां बस्तियां बसाई जाती है। ग्रामीण बस्तियों सामान्यतः नदी, झील, झरने, तालाबों के किनारे बसते हैं। अभी तो हैंडपंप आ गया, वाटर जो मशीन आ गया, ठीक है, तरह तरह की मशीन आ गया, जिसके माध्यम से अभी जो हम लोग क्या करते हैं, भूमिगत जल निकाल सकते हैं। ठीक है, मिनटों में, सेकंडों में हम लोग भूमिगत भूमिगत जो जल होता है वो निकाल लेते हैं। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, जो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस टाइम क्या था कि जो जल जहां ज्यादा मिलता था, जैसे कि
आप सुने हैं जहां नदी थी, जहां नदी के किनारे गांव बसते थे, तालाब के किनारे, झील के किनारे गांव बसते थे, ठीक है। तो जल की उपलब्धता भी गांव को बसाने में, बस्ती को बसाने में बहुत ही ज्यादा रोल निभाती है, ठीक है। अब चलिए सुरक्षा, ठीक है, यानी सिक्योरिटी। तो युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में गांव को सुरक्षात्मक द्वीपों और पहाड़ियों पर बसाया जाता है, ठीक है। नाइजीरिया में खरे इंसेलबर्ग अच्छी सुरक्षित स्थिति प्रदान करती है, ठीक है। यानी सुरक्षा की दृष्टि से भी गांव बसाया जाता है। ऐसा नहीं कि जहां ऐसा जगह गांव बसा दिए जहां बाढ़ ही आता हो, पूरा आदमी एकदम, पूरा पॉपुलेशन, पूरा जनसंख्या बाढ़ में बह गया हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जहां आंधी आता है, जहां भूकंप आते हैं, तो ऐसा जगह देखा जाता है कि कहाँ जनसंख्या सुरक्षित रहेगा, कहाँ बसाने से सुरक्षित रहेगा, तो वहां बस्तियां बसाई जाती है, ठीक है। नियोजित बस्तियां, नियोजित मतलब प्लान जो होती है, प्लान सेटलमेंट, यानी सरकार की तरफ से प्लान के अनुसार, यानी एक तरह से परियोजना ला करके, योजना ला करके बस्तियां जो बसाई जाती है उसको बोलती है नियोजित बस्तियां, ठीक है। जो इस तरह की बस्तियों को सरकार बसाती है, नियोजित बस्तियां। जैसे भारत में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में नहरी नहरी बस्तियों को भारत सरकार द्वारा बसाई गई, ठीक है। इथोपिया में सरकार द्वारा ग्रामीणीकरण, यानी इथोपिया में सरकार भी ग्रामीणीकरण कर रही है, बस्तियां बसा रही है, ठीक है। तो नियोजित बस्ती नियोजन के कारण, यानी तरह तरह की योजना के कारण सरकार जो योजना ला रही है, जो प्रोजेक्ट ला रही है, उसी के अंतर्गत बसाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च भूमि के क्षेत्र, ठीक है। मानव बाढ़ जैसे आपदा से बचने के लिए उच्च भूमि क्षेत्र में बसना पसंद करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि निचले अगर क्षेत्र में रहेंगे तो वहां बाढ़ का पानी हमेशा बना हुआ रहता है, ये उनके घर डूब जाएंगे, तरह तरह की जो खेतियां हैं, जो उत्पादन है वो बह जाएगा, वो दह जाएगा, ठीक है। तो वो उच्च भूमि में बसना पसंद करेंगे, उच्च भूमि क्षेत्र में बसना पसंद करते हैं, ठीक है। जी है गृह निर्माण सामग्री जहां आसानी से उपलब्ध हो, जैसे लकड़ी, पत्थर इत्यादि, वहां बस्तियां आसानी से बसाए जाते हैं, ठीक है। ये 5 फैक्टर है। अब चलिए आपको करना है, आपको क्या पढ़ना है, ग्रामीण बस्ती की समस्या, क्या क्या समस्या है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। ये 5 फैक्टर आपको याद रखना है कि ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक है ये सब। अब चलिए क्या आगे पढ़ना है कि ग्रामीण बस्तियों की क्या क्या समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी ग्रामीण बस्ती में अगर देखा जाए तो शहर की अपेक्षा, नगर की अपेक्षा बहुत सारे संसाधन की कमी है, जल की कमी है, औद्योगिक उद्योग की कमी है, उसके बाद बिजली की कमी है, शिक्षा की कमी है, यानी कमी ही आपको नजर आएगा, खास करके इंडियन गांव में, यानी इंडिया के इंडियन विलेज में, ठीक है। तो ग्रामीण बस्तियों की क्या क्या समस्या होती है, तो विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक है। विकासशील देश जैसे कि भारत क्या है, विकासशील देश है। नाइजीरिया क्या है, विकासशील देश है। बहुत सारे देश अभी विकास कर रहे हैं। बांग्लादेश क्या है, विकासशील देश है, ठीक है। तो ये सब विकासशील देश जो है, इसमें विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है और इनका आधारभूत ढांचा विकसित है। आधारभूत जो ढांचा है, मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या है, विकसित है, डेवलप्ड है। पर्वतीय और शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल के लिए दूर तक जाना पड़ता है। पर्वतीय और शुष्क क्षेत्र, जहां पहाड़ ही पहाड़ है, जहां शुष्क क्षेत्र है, यानी सूखा मैदान है, सूखा एकदम पूरा है क्षेत्र, तो वहां जो पानी के लिए लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है, दूर तक, नदी तक जाना पड़ता है, झील तक जाना पड़ता है, या फिर वहां जाना पड़ता है जहाँ कुएं होते हैं, जहां हैंडपंप से पानी निकाला जाता हो, क्योंकि हर जगह तो निकल नहीं पाएगा। अगर पहाड़ी क्षेत्र या फिर शुष्क क्षेत्र रहेगा तो हर जगह भूमिगत जल तो उपलब्ध नहीं होता आसानी से, जिसके कारण लोगों को एक जगह से दूसरे जगह यानी दूर तक जाना पड़ता है, ठीक है। जल जनित बीमारियां, पीलिया हो गया, जल से होने वाली बीमारियां, पीलिया, हैजा जैसे सामान्य समस्या है, ठीक है। अगर अगर आपको पता है कि टोटल प्रदूषण जो होता है, लगभग 5 प्रकार के हम लोग प्रदूषण पढ़े हैं। भूमि प्रदूषण, उसके बाद जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, उसके बाद मृदा प्रदूषण, टोटल मतलब 5 प्रकार के पढ़े हैं, ठीक है। मेन अगर देखा जाए तो मेन तो 4 ही प्रकार का होता है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, उसके बाद मृदा प्रदूषण, उसके बाद आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण, ठीक है। तो ये जो अगर सबसे ज्यादा अगर बीमारी फैलती है तो वो जल प्रदूषण से फैलती है। सबसे ज्यादा बीमारी अगर फैलती है तो वो जल प्रदूषण से फैलती है, जैसे कि अतिसार हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, तरह तरह के रोग हो जाएंगे। दक्षिण एशिया के देश पड़ाए सूखे तथा बाढ़ क्षेत्र से ग्रस्त है, दक्षिण एशिया के क्षेत्र, ठीक है। अब भारत अगर देखी जाए, हमारे बिहार की अगर बात की जाए, बिहार स्टेट की अगर बात की जाए, बिहार राज्य की बात की जाए, तो उत्तरी बिहार जो है सूखे से ग्रस्त है, और सॉरी, उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रस्त है, लेकिन दक्षिणी बिहार सूखा से ग्रस्त है, ठीक है। दक्षिणी बिहार में इतना बाढ़ नहीं होता, उत्तरी बिहार में पूरा बाढ़ ही बाढ़ होता, ठीक है। कच्ची सड़क और आधुनिक संचार की साधनों की कमी होती है, शिक्षा की कमी होती है, उद्योग की कमी होती है, शिक्षा की कमी होती है, तरह तरह के जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो पीने के स्वच्छ जल होते हैं उसकी कमी होती है, बिजली की कमी होती है, सारा चीज जो भी आपके माइंड में आता है
ये नहीं कि जो बुक में आपको पढ़ाया गया वो चीज आप लिखेंगे, बिल्कुल आप अपने माइंड में लिखेंगे, क्योंकि आपको परीक्षा में बता दिया जाता है कि परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे, अपने शब्दों में आंसर दे, ठीक है। तो अपने वहां माइंड का भी प्रयोग करना है, क्योंकि आप हूबहू बहु कॉपी जो पढ़ के जाएंगे उसी को आप अगर लिख डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट नहीं होता। हो सकता है कॉपी से यानी बुक्स में जो आप पढ़ के गए उससे भी बेस्ट आइडिया आपको आता हो, क्योंकि कॉपी लिखने वाले से जो बुक लिखे हैं उनसे भी आप क्रिएटिव लिख सकते हैं, ठीक है। बुक भी लिखने वाले जो इंसान ही होते हैं ना, तो आप, हम भी इंसान है, आप भी इंसान है, तो आप भी हमसे अच्छे सोच सकते हैं। तो जो भी बेस्ट आइडिया आती है क्वेश्चन के रिगार्डिंग उसको लिख डालना है, ठीक है। अब चलिए नगरीय बस्ती के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। नगरीय बस्ती क्या होती है? तो नगरीय बस्ती जो होती है, प्रथम नगरीय बस्ती लंदन नगर की जनसंख्या लगभग 1810 ईस्वी तक 10 लाख हो गई थी। प्रथम नगरीय बस्ती की बात की जा रही है, ठीक है। तो वर्ष 1800 ईस्वी में दुनिया के केवल 3% जनसंख्या नगरीय बस्ती में निवास करती थी। 1982 में विश्व में लगभग 175 नगर एक 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे। अगर 1982 की बात की जाए तो विश्व में टोटल वर्ल्ड में बात की जाए तो 175 नगर ऐसे थे जहां 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या निवास करती थी, 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या रहती थी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि वर्तमान समय में 54 यानी टोटल 54% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। टोटल उससे की जनसंख्या कितनी है? 100%, उसमें से 54 यानी 54% जो जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है, ठीक है। और बाकी जो बचा है 46% वो कहाँ? नगरीय यानी एक तरह से नगर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना है। तो टोटल इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने थ्योरी जो पढ़ा वो पढ़ा कि नगरीय बस्ती क्या होता है, उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रामीण बस्तियों की क्या क्या समस्या है, और एक तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसको हम लोगों ने जाना, ठीक है। 1991 की जनसंख्या के अनुसार, भारतीय जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती की परिभाषा क्या है उसको हम लोगों ने जाना। सनहद बस्ती क्या होता है, प्रकीर्ण बस्ती क्या होता है, यानी आकृति के आधार पर हम लोगों ने बस्तियों के प्रकार को पढ़ा, ठीक है। बस्तियों का वर्गीकरण हम लोगों ने किया ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में, ठीक है। उपनगरीकरण क्या होता है, बस्ती क्या होती है, ये सारा चीज को हम लोगों ने चैप्टर 10 मानव बस्ती के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 1 है। और बाकी जो थ्योरी आपका छोटा सा थ्योरी बच गया है, 3-4 टॉपिक आपको और रह गया, तो उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में जितने सारे थ्योरी को कवर किए तो सभी थ्योरी को आप नोट करेंगे और सभी थ्योरी को याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको पढ़ना है। और आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। और चैनल को अभी जो वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों में, प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।